मिनिस्टर और पीएम 37% लोगों ने किया मोदी को पसंद, तो राहुल के हिस्से आए सिर्फ 15% वोट। हर उम्र, हर तबके, हर समुदाय के वोटरों ने मोदी लहर पर लगाई मुहर। देश की जनता को है आस, महंगाई कम करेगा मोदी राज, भ्रष्टाचार पर लगेगी लगाम और हर तरफ होंगे विकास के काम। IBN 7 पर इलेक्शन प्राइम टाइम में अब देखिए, क्या मोदी के कलेवर तेवर के आगे राहुल फुस। बीजेपी ने पीएम पद के उम्मीदवार के तौर पर नरेंद्र मोदी को सामने करके अपने प्रचार को केंद्रित कर लिया, लेकिन कांग्रेस ने पीएम पद के उम्मीदवार के नाम पर ऐलान ही नहीं किया। हालांकि उनका चेहरा पार्टी उपाध्यक्ष राहुल गांधी ही थे। आखिर अब यह मुकाबला एक तरफा होता क्यों दिख रहा है? अगले 1 घंटे में इसी पर होगी बातचीत, लेकिन उसके पहले एक बार फिर देखिए कि देश के संसद की क्या तस्वीर बन सकती है। पोस्ट पोल सर्वे के अनुमान क्या हैं? IBN 7 के लिए CSDS सर्वे के मुताबिक पूरे देश की 543 लोकसभा सीटों की बात करें तो पोस्ट पोल सर्वे के मुताबिक बीजेपी की अगुवाई वाले एनडीए को सबसे ज्यादा 270 से 282 सीटें मिलने का अनुमान है, जबकि कांग्रेस की अगुवाई वाला यूपीए गठबंधन महज 92 से 102 सीटों पर सिमट सकता है। टीएमसी को 25 से 31 सीटें, AIADMK को 22 से 28 सीटें, लेफ्ट फ्रंट को 14 से 20 सीटें, समाजवादी पार्टी को 13 से 17 सीटें, बीजेडी को 12 से 16, वाईएसआर कांग्रेस को 11 से 15 सीटें, इसके अलावा बीएसपी को 10 से 14 सीटें, टीआरएस को 8 से 12 और डीएमके गठजोड़ को 7 से 11 सीटें और आम आदमी पार्टी को 3 से 7 सीटें मिलने का अंदाज हमारा पोस्ट पोल सर्वे लगा रहा है। और अब बात राहुल बनाम मोदी की करते हैं। नरेंद्र मोदी ने ताबड़तोड़ रैलियां की, राहुल ने भी कोई कमी नहीं छोड़ी, लेकिन अपनी बात कौन जनता तक पहुंचा सका? पोस्ट पोल सर्वे में हमारा सवाल था कि आखिर कौन बने देश का प्रधानमंत्री। सर्वे में जो राय मिली उसके मुताबिक 37% लोगों की पसंद नरेंद्र मोदी है राष्ट्रीय स्तर पर और 15% की पसंद राहुल गांधी है। 3% लोग सोनिया गांधी और मायावती के समर्थन में हैं, तो 2% लोग मुलायम सिंह यादव और केजरीवाल के पक्ष में हैं। मनमोहन सिंह को भी 2% लोगों ने पसंद किया। हमारा अगला सवाल यह था कि क्या मोदी के नाम पर मिले बीजेपी गठजोड़ को इतने सारे वोट? सर्वे की बात माने तो कर्नाटक में 57% वोट, बिहार में 44%, तमिलनाडु और राजस्थान में 42% वोट मोदी के नाम पर बीजेपी और उसके सहयोगियों को मिले हैं। वहीं हरियाणा में 36%, दिल्ली में 33%, ओडिशा में 30% और असम में 29% लोगों ने मोदी के नाम पर वोट डाले, ऐसा उनका कहना था। IBN 7 के लिए CSDS के सर्वे के मुताबिक 41% पुरुषों और 31% महिलाओं ने बीजेपी के मोदी को अपना पीएम के तौर पर पहली पसंद का उम्मीदवार माना। वहीं 17% पुरुषों और 14% महिलाओं ने राहुल गांधी को पीएम के तौर पर पहली पसंद बताया था। IBN 7 और CSDS के इस पोस्ट पोल सर्वे पर बात करने के लिए अगले 1 घंटे तक हमारे साथ हैं CSDS के डायरेक्टर संजय कुमार, गवर्नेंस नाउ के एडिटर अजय सिंह, स्तंभकार आकार पटेल, वरिष्ठ पत्रकार कुमार केतकर और फर्स्ट पोस्ट के एडिटर एट लार्ज धीरज नैयर और विनोद दुआ साहब तो हमारे साथ जुड़े हुए हैं ही। पहला सवाल यही होगा संजय जी, इस आंकड़े पर फिर बहस होगी कि ये नाम देके पूछे गए थे या नाम उनसे मांगे गए थे। उससे पहले मैं स्पष्ट कर दूं, एक आंकड़े जो आपने पढ़े, ये जो कर्नाटक, बिहार, तमिलनाडु में कि इतने % लोगों ने मोदी के नाम पे वोट दिया, ये दरअसल उन लोगों ने जिन्होंने कहा कि वो बीजेपी को वोट कर रहे हैं, उनमें से कर्नाटक में आधे ऐसे हैं जो कहते हैं कि हमने मोदी के लिए वोट दिया। उनमें से ये आंकड़ा है, क्योंकि कर्नाटक में तो अगर हम 57% तो वोट भी बीजेपी को नहीं मिल रहे, लेकिन जिन लोगों ने, मान लीजिए 100 लोगों ने कहा वो बीजेपी को वोट कर रहे हैं, उनमें से 57 कहते थे सिर्फ मोदी की वजह से। तो वो आंकड़ों को थोड़ा हमें दर्शकों के लिए स्पष्ट कर देना चाहिए। दूसरा सवाल जो आपका है कि ये सवाल हमने पूछा कैसे, लोग अचंभित हो जाते हैं कि सिर्फ 37% लोग नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री चाहते हैं और आप कहते हैं ये देश के इतना बड़ा जन समर्थन है। सवाल हम जब ये पूछते हैं तो हम कोई नाम ऑफर नहीं करते, हम ये नहीं कहते इन 4 व्यक्तियों में आपके हिसाब से कौन बेहतर प्रधानमंत्री है। ये बिल्कुल ओपन एंडेड सवाल, लोगों से मात्र सिर्फ ये पूछा जाता है कि आपके हिसाब से देश का सबसे अच्छा प्रधानमंत्री, आपके हिसाब से प्रधानमंत्री किसे होना चाहिए। और उनमें 37% लोगों ने नरेंद्र मोदी का नाम लिया, 27% ऐसे भी लोग हैं जिन्होंने किसी का नाम नहीं लिया। और मोदी का जो समर्थन है, हमें दिन प्रतिदिन ऐसा दिखाई पड़ा
पिछले कई महीनों में धीरे धीरे बढ़ता गया और राहुल गांधी के लिए जो समर्थन जो 15% दिखाई पड़ता है वो लगभग बरकरार रहा है पिछले 4-5 महीनों में। जी विनोद जी। जी अब हम विषय पर आते हैं कि राहुल गांधी जो हैं वो नरेंद्र मोदी की आक्रामकता का, उनका जो एग्रेशन है उसका मुकाबला क्यों नहीं कर पाए। इसमें कहां तक ये नजर आता है आपको कि जो नरेंद्र मोदी हैं वो एक ट्रेंड पॉलिटिशियन हैं, प्रचारक हैं, और राहुल गांधी उनको विरासत में मिला है सब कुछ, ये फैक्टर कहां तक नजर आता है आपको? जी माफ करिएगा, एक छोटा सा व्यवधान है यहाँ पे, क्योंकि इस वक्त एक बार फिर आपका स्वागत है IBN 7 के खास कार्यक्रम में। हम आपको एक बार वापस लेके चलेंगे कि राहुल और नरेंद्र मोदी की लड़ाई पर क्या किस्सा है। हमारे जो पोस्ट पोल सर्वे हुए हैं उसमें क्या नंबर आ रहे हैं सामने। नरेंद्र मोदी ने ढेर सारी रैलियां की, राहुल ने भी कोई कसर नहीं छोड़ी, लेकिन अपनी बात कौन जनता तक पहुंचा सका। पोस्ट पोल सर्वे में हमारा सवाल था कि आखिर कौन बने देश का प्रधानमंत्री। सर्वे में जो राय मिली उसके मुताबिक 37% लोगों की पसंद नरेंद्र मोदी थे, 15% लोगों की पसंद राहुल गांधी है, 3% लोग सोनिया गांधी और मायावती के समर्थन में हैं, तो 2% लोग मुलायम सिंह यादव, अरविंद केजरीवाल और मनमोहन सिंह को अपनी पहली पसंद बता रहे थे इस पोस्ट पोल सर्वे में। हमारा अगला सवाल था कि क्या मोदी के नाम पर मिले बीजेपी गठबंधन को वोट। सर्वे की माने तो कर्नाटक में जहां बीजेपी के सारे वोट जो उनको मिले, उन वोटरों में से जब पूछा गया तो कहा गया कि 57% लोगों ने कहा कि हमने मोदी की वजह से वोट दिया। बिहार में ऐसा कहने वाले लोग 44% थे। तमिलनाडु और राजस्थान में 42% लोगों ने यही बात कही कि बीजेपी और सहयोगियों को जो वोट दिया है वो मोदी के कारण दिया है। वहीं पर हरियाणा में यह आंकड़ा कम होता है, 36% लोगों ने ऐसा कहा। दिल्ली में 33%, उड़ीसा में 30% और असम में 29% लोगों ने कहा कि मोदी की वजह से बीजेपी को वोट दिया। IBN 7 के लिए CSDS के सर्वे में 41% पुरुषों और 31% महिलाओं ने मोदी को बतौर PM अपनी पसंद माना। वहीं 17% पुरुषों और 14% महिलाओं ने राहुल गांधी को PM के तौर पर अपनी पहली पसंद बताया। जी विनोद जी, इस चर्चा को आप शुरू करें। जी मैं अपना चर्चा को आगे बढ़ाता हुए कुमार कितकर साहब मैं आपसे जानना चाहता हूं कि ये जो राहुल गांधी बनाम मोदी, क्या जानबूझकर राहुल गांधी को मोदी के बरक्स खड़ा नहीं किया गया? क्योंकि अगर राहुल गांधी ही मोदी के सामने खड़े होते हैं तो मोदी और ऊपर होते जाएंगे। इन अदर वर्ड्स राहुल गांधी वाज नो मैच फॉर मोदी, और वो कभी उनको मतलब इस ढंग से प्राइम मिनिस्टर कैंडिडेट बनाया भी नहीं था, लेकिन जरूरी था कि मोदी के सामने ये मुकाबले की तरह दिखाया जाए। मुझे लगता है कि ये कोई बुलफाइट नहीं है कि जिसमें नरेंद्र मोदी और राहुल गांधी की फाइट चल रही है। WWF के जैसे फाइट भी नहीं है वो। लेकिन जिस तरह से ये सवाल पूछा गया है, मतलब नॉट CSDS फॉल्ट, जिस तरह से ये सवाल आगे सामने आया है उससे ऐसा लगता है कि पूरा इलेक्शन का जो माहौल है वो ऐसे दो पर्सनैलिटी के कॉन्टेस्ट में होता है। समझो कि 1992 टू 1998 तक आडवाणी और वाजपेयी की ऐसी स्पर्धा लगती तो आडवाणी जीत जाते और वाजपेयी हार जाते। मुझे लगता है ऐसी लोकप्रियता की स्पर्धा से, और वो भी TRP की तरह या ब्यूटी कॉन्टेस्ट की तरह या बुलफाइट की तरह, ऐसा हम नहीं कह सकते कि उसके नेतृत्व गुण के ऊपर श्रद्धा दिखाई गई है, उनकी विश्वासार्हता बढ़ गई है। सिर्फ मीडिया के वजह उनकी जो लोकप्रियता हुई है, इतने देखने को मिले 24/7 वो हम देख सकते थे, उसका एक इम्पैक्ट जरूर होता है। तो कोई भी पूछेंगे आप तो यही करेंगे। और दूसरी बात यह है, ये समतोल नहीं है इसमें। 12 बरस जो आदमी मुख्यमंत्री रहा है और जो आदमी 1 घंटे भी प्रशासकीय काम नहीं किया है, उनमें तुलना करना यह भी मुझे लगता है फॉल्टी। इसी से मेरा सवाल पैदा होता, क्या जानबूझकर नरेंद्र मोदी के बरक्स खड़ा किया गया ताकि मोदी गेन करें, मोदी को फायदा हो? और दूसरी बात यह है कि ये स्पर्धा जो है वो नरेंद्र मोदी ने शुरू की। जब तक कोई बोल भी नहीं रहा था नरेंद्र मोदी और राहुल। काउंटर पॉइंट है, कांग्रेस ने पहले तो नरेंद्र मोदी को इग्नोर किया, उसके बाद ये अपने मौजूदा प्रधानमंत्री और सोनिया गांधी के नेतृत्व में चुनाव लड़ने के लिए जा सकती थी। अचानक तय हुआ कि उपाध्यक्ष भी बनाएंगे, फिर अचानक तय हुआ कि इनकी फोटो 2009 में लग करके उतरे थे राहुल गांधी के पोस्टर। 2014 में राहुल गांधी का पोस्टर वापस आया। क्या कांग्रेस ट्रैप में आ गई? धीरज नायर, मीडिया की बात छोड़ दीजिए, कांग्रेस इस ट्रैप में आ गई कि इसको मोदी बनाम राहुल बन जाने दो। एक ही पॉइंट मैं करना चाहता हूं। हाँ प्लीज। कि इस तरह का सवाल 2009 में नहीं था। 2009 में कोई ऐसा नहीं कह रहा था कि आडवाणी लोकप्रिय ज्यादा है या नहीं, कांग्रेस की पोजीशन थी कि हम डिक्लेयर नहीं करते। कांग्रेस मैं बोल रहा हूं कि जिस तरह की चर्चा हम कर रहे हैं, इस तरह की चर्चा 2009 में हो नहीं सकती थी। बिल्कुल सही बात। हाँ, क्योंकि तब
कैंडिडेट अडवाणी थे वहां पे। नहीं, कैंडिडेट का सवाल पीएम इन वेटिंग डिक्लेयर किया गया था। अडवाणी वर्सेस मनमोहन सिंह ऐसी चर्चा नहीं थी, उस तरह का सवाल नहीं था, उस तरह का फिलिस्तीनिज्म नहीं था। अभी ये मीडिया में ये जो नया टीआरपी कल्चर आ गया है, वो टीआरपी कल्चर हम अभी ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं। अच्छा, ये मीडिया की गलती है या बीजेपी की स्ट्रेटेजी है? बीजेपी की स्ट्रेटेजी है और मीडिया की भी गलती है। 2009 में अडवाणी जी ने पूरी कोशिश की थी अपने मनमोहन सिंह के साथ तुलना करने की। वीकेस्ट प्राइम मिनिस्टर तब बोला था उन्होंने 2009 में, मैं लौ पुरुष। खैर उसकी बात छोड़िए। नहीं, मेरा सवाल ये था, लेकिन इस बार कांग्रेस पार्टी ट्रैप में आ गई। ट्रैप में आ गई तो आप बोल सकते हैं, लेकिन ऑप्शन क्या थी उनके पास? अभी 10 साल सत्ता में, सिर्फ सोनिया गांधी के पोस्टर पे लड़ते। 10 साल सत्ता में थी, उन्होंने सोचा कि कोई नया चेहरा आएगा, क्योंकि इस यूपीए 2 की सरकार का हाल तो हम सब जानते हैं, काफी बुरा था, पब्लिक इमेज खराब थी, और लोग मनमोहन सिंह और सोनिया गांधी के साथ एसोसिएट करते हैं। यूपीए 2 की सरकार थी, तो उन्होंने सोचा कि राहुल गांधी नए चेहरे, युवा चेहरा, शायद वोटर्स को इंथ्यूज करेगा, लेकिन राहुल गांधी में वो क्षमता ही नहीं है। देखिए, कैसे होगा? आकाश, मैं बिफोर यू स्पीक, मैं एक जानना चाहता हूं कि पुरानी एक पूरा एक मतलब इतिहास है एलिजाबेथन वर्ल्ड ऑर्डर का, कि सबसे ऊपर भगवान होता है, उसके बाद उसका मंदिर होता है, चर्च हो, चाहे वो गिरजा हो, चाहे कोई भी हो, फिर फादर होता है, होली बुक होती है, उसके बाद राजा होता है, उसके बाद उसके दरबारी होते हैं, उसके बाद खलकत होती है। क्या कांग्रेस की मनस्थिति कुछ इस तरह की तो नहीं है जो इन्होंने कहा, या जो संजय कह रहे हैं कि सोनिया गांधी के नाम पर चुनाव लड़वाते? क्या कांग्रेस की मनस्थिति ये तो नहीं है कि ये तो राज परिवार है, डिवाइन मतलब जो दे आर ऑर्डेन्ड, बिल्कुल ठीक। इनको मोदी के सामने नहीं लाएंगे? कांग्रेस ये मानने को तैयार ही नहीं थी कि मोदी जी से कोई भी चुनौती आएगी। ये तो एक चीफ मिनिस्टर है, ये तो एक रीजनल लीडर है, राहुल जी एक नेशनल लीडर है। तो इस एक साल में जो हुआ, जब से मोदी जी को पीएम कैंडिडेट बनाया गया, कांग्रेस एम्बुश हो गई। उनको पता ही नहीं लगा कहां पे उनकी टांगे तोड़ दी इस शख्स ने आकर। चुनाव का मुद्दा क्या था? चुनाव का मुद्दा ये था, मोदी जी ने कहा यहाँ गवर्नेंस नहीं है, करप्शन है, यहाँ पर ग्रोथ नहीं है, ये तीनों का हल मैं हूँ। अब आप देखें राहुल जी की वाणी में क्या था, विमेन्स एम्पावरमेंट। ये किस चिड़िया का नाम है मैं तो जानता नहीं, कांग्रेस खुद में नहीं है कोई विमेन्स एम्पावरमेंट, तो कहाँ से लाएंगे, देश में क्यों लाएंगे? औरतें चाहती है ये चीज़, विमेन्स एम्पावरमेंट क्या है ये चीज़ कोई नहीं जानता। तो ऐसी बातें करना फजूल की, ये डिबेट मोदी जी ने इसके टर्म सेट किए, मोदी जी जीत गए। बिल्कुल सीधी बात है, आपकी बात सही है। कांग्रेस को कभी लगा ही नहीं कि राहुल गांधी जी को आना पड़ेगा इसमें, मोदी जी ने आके छीन लिया पूरा। यहाँ तक यहाँ ये फैक्टर कितना जरूरी हो जाता है समझना कि जो उनकी बहन है राहुल की, प्रियंका, वो ज्यादा कैरिस्मेटिक है। दूसरे शब्दों में राहुल गांधी कैरिस्मेटिक नहीं है। करिश्मा सिंप्लिसिटी से जुड़ा है। आप किसी चीज को, मनमोहन सिंह कभी कैरिस्मेटिक हो ही नहीं सकते क्योंकि वो हर फाइल को पढ़ते हैं। मोदी जी फाइल को पढ़ते नहीं। मधु किश्वर जी के साथ जो था उनका इंटरव्यू, क्या कहा उन्होंने, एकेडमिक स्टडीज से मेरा काम नहीं होता, मुझे आप 2-3 लाइन में कहें कि ये फाइल में क्या है, मैं आपको हाँ या ना में कह दूंगा। करिश्मा वहां से आता है। जी, आप अजय? हमारा देखिए, राहुल को लेके एक थोड़ा सा असेसमेंट जब भी होता है तो ये माना जाता है कि राहुल को जो एक्सपेक्टेड लाइंस पे होता, उनका जो एक्सपेक्टेड वो होता, वो नहीं है। हमारा ये कहना है कि अगर 98 में आप देखें तो सोनिया के लिए भी यही कहा जाता था, 98 से लेके 2004 तक, लेकिन 2004 में एकदम चेंज हो गया। तो राहुल का ये जो असेसमेंट है अभी, वो हम शायद एक जो 10 साल का यूपीए का रिजीम है उसमें देख रहे हैं, और उसके सारे जो इल्स हैं वो उनके ऊपर डाल दे रहे हैं। तो वो शायद देखना उचित नहीं होगा। और ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। इंपॉर्टेंट बात बिल्कुल सही आपने कहा, लेकिन शायद हम ऐसा नहीं कर रहे हैं। नहीं, हम आपकी वो बात तो जैसे कुमार साहब ने कहा कि मतलब 1 घंटे का भी प्रशासनिक तजुर्बा नहीं है, ये सब जानते हैं। लेकिन यहां पर सवाल ये है, केतकर साहब आपसे पूछूंगा कि राहुल गांधी को जब कांग्रेस पार्टी को इंटरनल असेसमेंट में हार दिख रही थी, उसके बावजूद राहुल गांधी ने फ्रंट फुट पे, फ्रंट लाइन पे इस चुनाव की जिम्मेदारी संभाली और लड़ाई में उतरे। जैसा भी परफॉर्म किया एक अलग बात है। क्या इस हार के बाद 100 या 80 जो भी आंकड़ा रहे, इस हार के बाद राहुल गांधी को इस बात का क्रेडिट मिलेगा कि सबसे खराब वक्त जब कांग्रेस का था तब कम से कम यह नेतृत्व क्षमता दिखाई कि शायद हारेंगे लेकिन मेरी नेतृत्व में लड़ता हूं, अगर जीतेंगे तो मेरे क्रेडिट है, हारेंगे तो मेरे ऊपर ब्लेम आएगा। यह भी तो लीडरशिप की क्वालिटी होती है।
मुझे नहीं लगता कि लीडरशिप क्वालिटी दिखाने के लिए राहुल यहाँ आए हैं, और मैं सिद्ध करके दिखाऊंगा ऐसी भाषा मुझे नहीं लगता वो करते हैं। और मुझे नहीं लगता, आप शायद मुझे सोनिया के समर्थक है, मैं नहीं हूं, लेकिन सोनिया ने भी ऐसी कभी भाषा की नहीं कि मैं ये करके दिखाऊंगी, मैं ये करने वाला हूं, या मैं ये करने वाली हूं, मैं इस ऑर्गेनाइजेशन को ऐसे बनाऊंगी कि पूरे दुनिया में तो मुझे लगता है पुश कर दिया तो उनका अप्रोच मैं कहूं, थोड़ी अतिशयोक्ति आप शायद मानेंगे, मैं नहीं मानता हूं। उनका अप्रोच एक सिंपल, समटाइम्स इनोसेंट, समटाइम्स नाइव, लेकिन नाइव कर्मयोगी का अप्रोच है, एम्बिशन का नहीं है। राहुल गांधी और सोनिया गांधी प्रधानमंत्री होने के लिए मर नहीं रहे हैं जिस तरह नरेंद्र मोदी मर रहे हैं। वो मैं प्रधानमंत्री बनना चाहता हूं, मैं ये करूंगा, मैं पाकिस्तान को करूंगा, मैं चाइना को करूंगा। मुझे लगता है उनकी स्टाइल नाइव, यू कैन कॉल इट नाइव एंड इनोसेंट, बट वही प्रॉब्लम है राहुल गांधी में, वही प्रॉब्लम है कि उनके वो आग नहीं है, किलर इंस्टिंक्ट नहीं है, इसलिए वो कभी नहीं कर सकते। विरासत में मिला सब, विरासत में बिल्कुल। देखें, अगर नरेंद्र मोदी जी इस चुनाव को हारते तो उनका हशर क्या होता। राहुल जी जितनी भी बाहर आउट होंगे, बैटिंग तो करेंगे बाद में, 2014 में करेंगे, 2019 में करेंगे, 2023 में करेंगे, उनको जाना नहीं। ऐसे शख्स में पीएम बनने का एम्बिशन हो ही नहीं सकता। कांग्रेस एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, भाजपा पब्लिक लिमिटेड कंपनी है, तो ये हमें देखना होगा कि ये दोनों में ये फर्क है। डिवाइन राइट है, बिल्कुल भगवान से जिले सुबानी है ये। एक और भी बात है संदेश की। राहुल गांधी का संदेश भी कुछ पुराना है, अपनी दादी के जमाने का, शायद अपनी सोनिया गांधी के जमाने का भी। देश बदल गया है, टाइम्स बदल गए हैं, देश की आशाएं बदल गई हैं, बिल्कुल, लेकिन वो एड्रेस नहीं कर पा रहे कि टाइम वॉर्प में तो नहीं बंधे हुए थे। उसी बात पर चर्चा बढ़ाएंगे, लेकिन एक डेटा और हम आपको दिखाना चाहते हैं कि आखिर किस उम्र के वोटर में मोदी कितने लोकप्रिय हैं। IBN 7 के लिए CSDS के जो सर्वे हुए हैं उसके मुताबिक 18 से 22 साल के 44% लोग पसंद करते हैं नरेंद्र मोदी को। 23 से 25 साल के उम्र के जो लोग हैं 41%, 26 से 35 साल के युवा 39% वोटरों ने मोदी को अपनी पहली पसंद बताया। इसके अलावा 36 से 45 साल के 36%, 46 से 55 साल के 34% और 56 साल के ऊपर के लोग 31% ही हैं जो नरेंद्र मोदी के समर्थन में दिखे। किस उम्र के वोटर में आखिर राहुल गांधी कितने लोकप्रिय हैं? पोस्ट पोल सर्वे में 18 से 22 साल के 15%, 23 से 25 साल के 18% और 26 से 35 साल के 16% वोटरों ने राहुल को अपनी पहली पसंद बताया। इसके अलावा 36 से 45 साल के 15%, 46 से 55 साल के 15% और 56 साल के ऊपर के लोग जो थे 14% वोटरों ने राहुल के समर्थन में अपनी राय दी। पीएम पद के लिए पहली पसंद मोदी। सर्वे में मिली राय के मुताबिक पूरे देश में 37% लोगों की पहली पसंद मोदी हैं। राज्यों की बात करें तो यूपी में 39% लोग उनको पसंद कर रहे हैं, राजस्थान में 48%, हरियाणा में 45%, गुजरात और मध्य प्रदेश में 44% लोगों ने बतौर पीएम मोदी को अपनी पसंद बताया है। वहीं बिहार और महाराष्ट्र में 42%, दिल्ली में 38%, पश्चिम बंगाल में 20% लोगों ने मोदी को अपनी पहली पसंद बताया है। जी आकार, आपसे एक सवाल पूछूंगा। ये कुमार केतकर साहब ने जो सवाल उठाया कि ये प्रतिमा मीडिया ने बना दी जिसके कारण इनको 37% की पॉपुलैरिटी और एनडीए को 40% का वोट मिल रहा है, मैं थोड़ा डिफर करूंगा। हिंदुस्तान के 52 से 55 करोड़ लोगों ने वोट डाला है, उनका पूरा विवेक दिल्ली में बैठे 20 चैनल प्रभावित कर सकते हैं क्या? देखें, ये कांग्रेस का काम था लोगों को कहना कि जो मोदी साहब कह रहे हैं वो बेकार की बात है। इतना सिंप्लीफाई करना है 125 करोड़ लोगों के प्रॉब्लम्स को कि मैं आके सुलझा दूंगा, गुजरात में तो हुआ नहीं उनसे। ये कांग्रेस का काम था, ये हुआ नहीं उनसे। भाजपा का जो मैसेज था और बिल्कुल स्पष्ट, छोटा और प्रिसाइज जो कहते हैं अंग्रेजी में, कि ये 3 मुद्दे हैं, गवर्नेंस, करप्शन, ग्रोथ, ये तीनों का सलूशन मैं हूं। ऐसा बचपना था इसमें कि कांग्रेस इसकी धज्जियां उड़ा सकता था, नहीं हुआ। मनमोहन सिंह चुप रहे। कॉम्प्लेक्सिटी लानी थी इसमें, पर वो हुआ नहीं कांग्रेस से, इसलिए जीत गए ये लोग। जी, एक जो मैं सवाल उठाना चाहता हूं और आप सबसे उसका जवाब ढूंढूंगा कि अभी कुछ महीने पहले तक एक रिवाज बन गया था कि टेलीविजन चैनल्स की डिबेट्स में लोग चीखते चिल्लाते थे, आज भी चीखते चिल्लाते हैं, एंकर भी चीखता है, जो पार्टिसिपेंट्स हैं वो भी चीखते हैं, टोकते हैं, एक दूसरे को बोलने नहीं देते। आपने देखा होगा यहां पर ऐसा कुछ नहीं होता, ठीक है। सिमिलरली जो हमारा सार्वजनिक संवाद है, पब्लिक डिस्कोर्स है, क्या उसका नॉर्म बदल रहा है अब कि मोदी
एक नया कल्चर लेकर आ रहे हैं, नया मुहावरा लेकर आ रहे हैं, और राहुल गांधी उसी पुराने मुहावरे पर टिके हुए हैं, जिसे आप नाइफ कहते हैं या शालीन कह लीजिए, जो मर्जी कह लीजिए। जबकि मोदी भीड़ इकट्ठा करके, जैसे मजमा इकट्ठा करते हैं, कि क्या ये जो पूरा ईडीएम है पब्लिक डिस्कोर्स का, क्या उसमें भी परिवर्तन आ रहा है क्या? वाजपेयी जी ने ऐसा कभी नहीं किया है ना, नहीं किया उन्होंने। उसके मतलब आप जो कह रहे हैं कि अभी बदल गया है, ये सच है, क्योंकि वाजपेयी जी ने किया नहीं, शायद आडवाणी जी ने भी नहीं किया है। शायद एक उनका कॉम्पिटिटर था प्रमोद महाजन, वो अभी नहीं है, लेकिन वो वही लीग में था जिस लीग में नरेंद्र मोदी है। जी अजय जी, 56 इंच का सीना, सीना, ये जो ईडीएम आया ना, ये ईडीएम नया था। मतलब कोई फिजिकल एसेट को इस तरह से राजनीतिक एसेट के रूप में चेंज करे, ये बिल्कुल नया एक ईडीएम। इसमें मैं कतई कलाम की माफी चाहता हूं, आपको टोक रहा हूं। इसमें इसका सही जवाब प्रियंका गांधी ने दिया था कि 56 इंच का सीना नहीं, दरिया दिली चाहिए, जो राहुल गांधी नहीं दे पाए थे। तो ये ईडीएम राहुल के बस का था भी नहीं। और इसमें दिक्कत क्या हुई कि ये जो ईडीएम्स आए ना, इसका एक जो इफेक्टिव वो होना चाहिए वो नहीं हुआ, रिस्पांस नहीं दिया गया। तो रिस्पांस ना होने से ये ईडीएम्स ज्यादा चलते रहे और वो फिर एग्रेवेट कर गए। जी संजय। नहीं, मैं बिल्कुल कहूंगा कि जो कांग्रेस की जो पूरा जो कैंपेन था वो बहुत ट्रेडिशनल स्टाइल में फंसा रहा। हम अभी चर्चा कर रहे थे कि वुमेन एम्पावरमेंट की राहुल गांधी बात कर रहे थे। मुझे लगता है सरकार की छवि और उनका कामकाज इतना खराब था कि ये सब चीजें काम नहीं कर रही थी, लेकिन उन्होंने जो मुद्दा उठाया तो वो कोई गलत नहीं था। गलत इस सेंस में स्ट्रैटेजिकली एक सही मुद्दा था। अगर आप पिछले कई विधानसभा के चुनाव को देखेंगे तो वुमेन टर्नआउट बहुत बढ़ा था, और शायद राहुल गांधी ये कोशिश कर रहे थे कि अगर वुमेन इतनी बड़ी संख्या में वोट देने के लिए आ रहे हैं, और इस चुनाव में भी हमें दिखाई पड़ा 16 ऐसे राज्य हैं जहां वुमेन ने मेन से ज्यादा वोट दिया है, तो शायद कुछ टेक्निक, कुछ प्रयास ऐसा था कि अगर इनका वोट 2-3% भी हमारी तरफ झुक गया तो शायद ये कुछ खेल कर सकता है कांग्रेस के लिए, जो हुआ नहीं शायद। संजय, तो ये कह सकते हैं कि मुकाबला टमाटर और सेब के बीच था, जो नहीं होना चाहिए। लेकिन इसमें जो उससे गंभीर सवाल है, और जो मुझे लगता है कि 17 मई के बाद चर्चा चलेगी, कि 128 साल पुरानी पार्टी, ग्रैंड ओल्ड पार्टी, हमको राज करना आता है, क्या उनको वक्त की आवाज सुनाई नहीं पड़ रही थी? जो तो फट गए थे, इसमें कोई शक नहीं। तो ये इसका क्यों का जवाब हम लोग इतनी कोशिशें कर रहे हैं, मिल नहीं रहा है कांग्रेस पार्टी से। सवाल 3 साल जो हमने देखा संजय, बिल्कुल कट चुके थे। जी, तो सवाल यह है कि देखिए, जब राहुल गांधी युवा नेता, तो वो भाषा बोल रहे थे गरीबी की, माइग्रेंट क्यों चले जाते हैं, भीख क्यों मांगते हैं, एंग्स्ट की, हमसे ले लो वाली। और नरेंद्र मोदी बात कर रहे थे कि तुमको नौकरी चाहिए क्या। होप और एस्पिरेशन की भाषा वो कैसे कैप्चर करके ले गए, और एक जवान ने कैसे लूज कर दिया धीरज। कठिनाई राहुल की ये है कि गरीबी तो प्रॉब्लम है, वो मोदी भी पहचानते हैं, वो कितनी बार बोलते हैं कि मैं गरीबी से उभरा है, लेकिन राहुल का वही मैसेज है कि हम थोड़ा सा आपको गरीबी से ऊपर उठा लेंगे, आपको नरेगा से हम 100 रुपए रोज के 100 दिन के लिए दे देंगे, या हम खाना क्या मतलब चावल और गेहूं ही देंगे दो, लेकिन लोगों को चावल और गेहूं से ज्यादा चाहिए, सब्जी चाहिए। पॉइंट ये है कि तो फूड सिक्योरिटी का भी कॉन्सेप्ट, कांग्रेस को ये नई जुबान बदल गई है, जनता कुछ और सोच रही है, ये मालूम क्यों नहीं? नहीं, क्योंकि उन्होंने एक तो 2009 का जो वर्डिक्ट था वो गलत पढ़ा, क्योंकि उन्होंने पढ़ा कि खाली मनरेगा और लोन वेवर के लिए ये वोट था, वो नहीं था, वो इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए था। बिल्कुल नहीं, मैं देखिए, मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि मुझे लगता है, मैं इसको सवाल की शक्ल में आप सबके सामने उठा रहा हूं कि ये मुकाबला एक तरह से एनजीओ और डेमागॉग, इन दोनों के दरमियान हो गया। एक तरफ राहुल गांधी एनजीओ की तरह बात कर रहे हैं कि मनरेगा में हमने इतना वो नौकरी दिया, ये किया, वो किया, एक्सेट्रा। दूसरी तरफ एक पॉपुलिस्ट पूरा मुहावरा चल रहा है, नारेबाजी चल रही है, एक डेमागॉग बोल रहा है। ये मुकाबला दो ऐसे लोगों के दरमियान हो गया जो इक्वल हैं ही नहीं। कुमार नहीं, लेकिन एक सवाल मैं पूछना चाहता हूं। 2004 में सेंसेक्स 6000 था, और अभी जब हम चर्चा कर रहे हैं तब सेंसेक्स 23,000 है। 2004 में जो 6 पे कमीशन का इंप्लीमेंट नहीं हुआ था, और जो तनख्वाह है वो बहुत कम थी आज से, तो तनख्वाह बढ़ी है, आपका एक्सपेंडिचर बढ़ गया है। मैरिजेस 2004 में जैसे होती थी उससे कई गुना वो मैरिजेस ज्यादा एक्सपेंडिचर कर रही है। ये जो नया मिडिल क्लास था वो एस्पिरेशन की बात नहीं है संजय जी, मैं कहता हूं ये एस्पिरेशन की बात नहीं है। ये जो नया मिडिल क्लास 2000 साल के बाद वो शाइनिंग इंडिया से शुरू हुआ और 2004 से एकदम बढ़ गया लास्ट 10 ईयर्स में, ये नया मिडिल क्लास है, उसका एरोगेंट एक्विजिटिव अप्रोच है लाइफ की तरफ,
और उनको सब अभी चाहिए, अभी, कल, ज्यादा से ज्यादा परसों, उससे ज्यादा हम नहीं ठहरना। इसको मैं एस्पिरेशन नहीं कह सकता, उसको मैं मिडिल क्लास ग्रीड कह सकता हूं। और एस्पिरेशन और ग्रीड में फर्क है। हम कहीं और एस्पिरेशन जरूर है लोगों में। कौन से लोगों में एस्पिरेशन है? जिनको मिलता नहीं है। कुमार साहब हम कहीं और चले गए हैं। जो ये नहीं, लेकिन आपने जो कहा वो नया भाषा समझे कि नहीं, तो मुझे लगता है एस्पिरेशन और ग्रीड की भाषा में उन्होंने ग्रीड के ऊपर अटेंशन नहीं दिया, नरेंद्र मोदी ने दिया। डेमोक्रेसी के साथ और भी चीजें आती है। एक तो आता है नेशनलिज्म, तो यहाँ पर आया है। दूसरा आता है लोगों को गुठों में बांध के कहना कि आप ये हैं। तो ये सब पिंक रेवोल्यूशन की बातें करना, ये सब डेमागोगरी है। बिल्कुल सही बात है आपकी। दूसरी बात ये कि एनजीओ से हम ये मतलब निकालें कि स्टेट अपनी प्रजा के लिए क्या कर पाए। तो ये एक ऐसे देश में जहां पर 50% लोग गरीब हैं, अनपढ़ हैं, वहां पर ऐसी ही बातें होनी चाहिए, ना कि मैं आके एक्सीजेड बनाऊं, बुलेट ट्रेन की बातें करना। 100 शहर बनाऊंगा, 80 पे आपकी ट्रेनें चलती नहीं है अभी। दुनिया में कोई भी जगह नहीं है जैसे जहां पर सिग्नलिंग इतना वीक हो, और आप बातें करते हैं ऐसी हवा में। अगर ये सर्वे सही साबित होता है तो यही चला है। बिल्कुल नरेंद्र मोदी सही बात है आपकी। संजय जी, एक पॉइंट जिस पर वापस लौटेंगे, जो आपने कहा, सच बात है कि 10 साल में लोगों की इनकम बढ़ी है, जिंदगी की क्वालिटी ठीक हुई है। और ये कांग्रेस की सरकार के दौरान जिस प्रकार से भी पैसे बांटे गए, वो पैसा लोगों तक पहुंचा है। बावजूद उसके इसका क्रेडिट राज्य सरकारों को और दूसरी पार्टियों को मिला, न कि कांग्रेस पार्टी को मिला। वो सच है। पॉइंट फिर यही है सर कि आप अपनी बात को कह नहीं पा रहे हो, आप आखिरी सालों में राज ठीक से नहीं कर पा रहे हो। मैं कैपेबल लीडर देखना चाहता हूं, और कहीं न कहीं हिंदुस्तान ने कैपेबिलिटी के इशू पर इनको दिमाग से निकाल दिया। अपने 100% बराबर बात है, उन्होंने कम्युनिकेट नहीं किया। लेकिन 2004 से लेकर 2014 तक एक्चुअल क्वालिटी ऑफ लाइफ, स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ बिल्कुल बढ़ गई थी। कितने शॉपिंग मॉल थे 2004 में? कितने आईमैक्स थे? कितने आईनॉक्स थे? कितने पूरा ये फॉरेन कैपिटल, कितनी कार्स रास्ते पे थी, कितनी फॉरेन कार्स रास्ते पे थी। मैं कह रहा हूं ये सब मिडिल क्लास बेनिफिट में गया है। इतना ये कहना कि हमारी हालत 2014 में 2004 से बेहतर है, एक बात है, लेकिन लोग पूरा 10 साल का होराइजन लेके अपनी जिंदगी नहीं कंपेयर करें। हम तो पिछले 6 महीने के हिसाब से करते हैं, पिछले साल कितना इंक्रीमेंट मिला, नौकरियां कितनी ऑप्शन आई। तो यूपीए का प्रॉब्लम है कि पिछले जो 3 साल हैं उनके सत्ता में, उन्होंने 10 साल को डुबा दिया। तो लोगों को याद है 3 साल भ्रष्टाचार, महंगाई और ग्रोथ कम हुई, ये याद ज्यादा है। 2004 और 2009 के बीच में हुआ, उसको तो सेकंड टर्म दे दिया ना, दूसरी बार हमने वोट कर दिया मनमोहन सिंह जी के लिए। तो इस बार क्या किया वो देख। बिल्कुल, चर्चा जारी रहेगी, कोशिश करेंगे कि इसको एक निष्कर्ष की तरफ ले जाएं। छोटा सा ब्रेक के बाद राहुल बनाम मोदी, ये पहेली कैसे सुलझाई जाए। नमस्कार, पोस्ट पोल सर्वे के इस खास कार्यक्रम में आपका एक बार फिर स्वागत है। हम बात कर रहे हैं राहुल बनाम मोदी की। अब तक हर सर्वे में राहुल गांधी नरेंद्र मोदी से पीछे नजर आए, कई जगह पर काफी पीछे थे। हमने राहुल और मोदी की लड़ाई को कई और कसौटियों पर परखा। जनता से हमारा अगला सवाल था कि मोदी बनाम राहुल आखिर किस में कितनी काबिलियत है, एबिलिटी पर सवाल पूछा गया। IBN 7 के लिए CSDS सर्वे जो ये हुआ है, उसके मुताबिक लोगों की फिक्र करने के आधार पर 24% लोग नरेंद्र मोदी के समर्थन में, जबकि 10% राहुल गांधी के साथ भी थे। भरोसेमंद की कसौटी पर 25% लोग मोदी के साथ तो 9% लोग राहुल के साथ हैं। काम करने वाले नेता के तौर पर 24% लोग मोदी को पसंद कर रहे थे तो 9% लोगों को राहुल गांधी पसंद आए। सबको साथ लेकर चलने वाले नेता के तौर पर भी मोदी राहुल से आगे हैं। सर्वे में 23% लोगों ने कहा कि मोदी के साथ हैं तो 9% लोग राहुल के पक्ष में थे। वहीं अनुभव की कसौटी पर मोदी को 25% लोगों की पसंद है, जब महज 7% वोटर राहुल गांधी के पक्ष में है। कौन अच्छा प्रशासक हो सकता है? सर्वे के मुताबिक राष्ट्र का विकास करने के आधार पर 31% लोग मोदी के पक्ष में और 11% लोग राहुल गांधी के पक्ष में। आखिर महंगाई को कौन काबू में ला सकता है? कीमतों पर लगाम लगाने की बात की गई तो 29% लोगों ने मोदी को और 10% लोगों ने राहुल को पसंद बताया। जी, ये जो सवाल है कि लोगों को साथ लेकर के चल पाना, नरेंद्र मोदी के बारे में बड़ी चर्चा रही है विनोद जी कि ये तो डिक्टेटोरियल है, लोगों को साथ लेकर नहीं चल सकते। अब दिल्ली में सरकार बनी है, कोएलिशन सरकार है,
कंसेंसस के आधार पर काम करना होगा। क्या ये काम कर पाएंगे आकार नरेंद्र मोदी जी? पहले ये देखना होगा कि भाजपा को खुद पार्टी में कितनी सीटें मिलती है। जो मोदी जी का जो एक्सपीरियंस है वो सिर्फ 2/3 बहुमत की सरकारों में है। 2001 से लेकर 2014 तक कोई भी ऐसी सरकार नहीं गुजरात में जहां पर भाजपा को 2/3 बहुमत ना हो। उन्होंने किया क्या गुजरात में, पार्टी में जितने बड़े नेता थे उनसे पहले सबको या तो साइडलाइन कर दिया या तो उनको धक्के मार के निकाल दिया। आज गुजरात में कोई भी नरेंद्र मोदी जी के अलावा भाजपा का नेता कोई है नहीं, कोई स्टैंडिंग का। तो उनका जो स्टाइल है फंक्शनिंग का वो ये है, उनकी लाइन है एक बड़ी खूबसूरत, मिनिमम गवर्नमेंट मैक्सिमम गवर्नेंस। पर इसका अर्थ निकलता ये है कि वो मंत्रियों के साथ काम नहीं करते, वो कोई विधायकों के साथ काम नहीं करते, जो उनके ब्यूरोक्रेट्स है जो 3, 4, 5 गिने चुने, उनके साथ वो काम ये लेते हैं। मॉडल दिल्ली में चला पाएंगे क्या? ना, बिल्कुल नहीं चलेगा। एक तो मेजॉरिटी खुद तो होगी नहीं उनके पास, ब्यूरोक्रेट से कुछ, और यहाँ पे दिग्गज नेता काफी हैं। ऐसा तो नहीं होगा कि मोदी जी गुजरात की तरह सबको एक्साइट कर देंगे, और भी बीच भाजपा के क्षेत्रीय नेता हैं, वो भी, इनका भी इन्फ्लुएंस रहेगा। तो अगर मोदी जी अपना स्टाइल ना बदलें तो मुश्किल होगी। नहीं, इससे एक सवाल ये उठता है कुमार साहब कि उनको कुछ और आता भी है, सीखना पड़ेगा, कोई दूसरा तरीका आता भी है। जी कुमार। नहीं, यही मुद्दा जो आका जी ने कहा इसके संबंध में कि ठीक है, प्रशासन तो केंद्र सरकार में कोएलिशन का होगा, पार्टी में तो कोएलिशन नहीं है ना। उनकी पार्टी में क्या है, उनकी पार्टी में वो किसी के साथ जा नहीं सकते, कोई स्टेज पे भी नहीं होते, किसी के साथ चर्चा भी नहीं होती। शायद संजय आपको मालूम है, हम सब पत्रकार हैं, जो रैलीज ऑर्गेनाइज हुई, जिस तरह ऑर्गेनाइज हुई, जिन लोगों ने ऑर्गेनाइज की, उसमें बीजेपी के कार्यकर्ता नहीं थे, आरएसएस के कार्यकर्ता नहीं थे। उनका पूरा नेटवर्क अहमदाबाद में 4 गुजराती कंपनियां चला रही थी, वो उनको देती थी डेली रूटीन। आपको सुबह यहां भाषण देना है, इतने बजे प्लेन छूटेगा, वहां के ये मुद्दे हैं, यहाँ के ऐसे ऑडियंस है, हमने इतने ऑडियंस जमा किया है, नेचुरल ऑडियंस इतना रहेगा, रात को आप वापस अहमदाबाद आ जाएंगे। पार्टी का कोई, गुजरात के पार्टी का भी नहीं और नेशनल पार्टी का, वहां वो तो कोएलिशन नहीं है ना, तो उधर भी वो अपने पार्टी के लोगों को साथ ले जा सकते हैं। तो गवर्नमेंट तो बात बहुत बड़ी है। ये आपने जो सवाल उठाया उससे एक और सवाल निकलता है, बीजेपी के भीतर सामूहिक नेतृत्व वाली पार्टी, अजय जी, कि बीजेपी तो सामूहिक नेतृत्व से चलती है। अब शक यह है कि आरएसएस में और नरेंद्र मोदी में एक क्लियर पैक्ट हो गया है कि हम आपके नेतृत्व में आपकी पर्सनालिटी कल्ट के पीछे चलने को तैयार हैं। सही या गलत? देखिए, थोड़ा बहुत उनको हम भी जानते हैं रिपोर्टर के रूप में, जब वो यहाँ पे थे और बीच बीच में बात होती रही है, तो हमें लगता है कि वो असाधारण आदमी हैं। साधारण आदमी के रूप में अगर आपने उनको कहा तो वो ठीक नहीं है, और हर जगह हर रूप उनका बदल जाता है। तो अगर वो दिल्ली में आएंगे तो हम ये मान के चले कि उनका रूप वही रहेगा जो स्टेट में है, वो सही नहीं होगा। उनका रूप बहुत बदलेगा और वो उसमें उनकी जो क्षमता है वो है। देखिए, एक अंग्रेजी की कहावत है, इट्स ऑलवेज इजियर टू आउटलिव अ बैड इंप्रेशन देन लिव अप टू एन एक्सपेक्टेशन। मिस्टर राजीव गांधी को मिस्टर क्लीन बना दिया था, आज भी कोई जरूरत नहीं थी, तो एक छोटा सा धब्बा भी उस उजली पोशाक पर दूर से दिखेगा। अब इनसे भी उम्मीदें बहुत ज्यादा बढ़ गई हैं, तो इनके पास वक्त नहीं होगा कि मैं एक्सपेरिमेंटेशन करूंगा और काम करते करते सीखूंगा। क्या ये मुमकिन हो पाएगा? देखिए, हमने जैसे ये बताया कि असाधारण है, वो उनके रूप हर जगह आपने देखा होगा, इतने स्टेट्स में वो गए और हर जगह के हिसाब से अपने रूप को उन्होंने चेंज किया। तो हमें लगता है कि दिल्ली में जब वो आएंगे तो उनको ये दिक्कत नहीं होगी कि बहुत सारे लोगों को साथ लेके चलना है तो उसमें कोई तकलीफ होगी। वो बहुत सारे लोग को साथ लेके चले हैं और हमें लग रहा है कि इसमें कोई उनको बहुत ज्यादा दिक्कत नहीं होगी। अगर आपका जो भी कमेंट है उसके साथ एक सवाल, कहीं ऐसा तो नहीं है कि ये बहुत अलग किस्म के व्यक्ति हैं और आउटसाइडर हैं, दिल्ली की हमारी दुनिया में, इस एस्टैब्लिशमेंट में आउटसाइडर हैं, इसलिए बहुत ही गलत समझा जा रहा है इनको, बुराइयां हो सकती हैं, लेकिन जिस असाधारणता की बात हो रही है, यही बात मैं कहने वाला था। ये एक बड़ी अच्छी बात है या बड़ी एक डरावनी बात है, दोनों हैं, कि जो कैंपेन में उन्होंने कहा वो ये मानते हैं, मोदी जी मानते हैं कि हिंदुस्तान की सारी तकलीफें उनमें सुलझा जाएंगी, कि उनके आने से ये 10वां अवतार है
जो आके जो गुजरात में जो किया, मैं आप देखें, सूरत कोई सिंगापुर हुआ नहीं है, गांव है मेरा, जानता हूं मैं। अहमदाबाद कोई एम्स्टर्डम नहीं हुआ, तो गुजरात जहां था वहीं है। पर ये मोदी जी बिल्कुल मानते हैं कि उनके आने से बदलाव आएगा, और इस वजह से जो उनको आता है वो ही करेंगे वो, क्योंकि ये अच्छा काम करने आए हैं। मेरा यही सवाल था कि क्या उन्हें कुछ और भी आता है? मैं नहीं मानता कि उन्होंने दिखाया है पिछले 13 सालों में कि और उनको कुछ आता है। मौके थे उनके पास, जब वो अपना हाथ बढ़ाएं, लोगों को साथ लेकर चले, उन्होंने डिलिबरेटली चूज किया कि मैं ऐसा नहीं करूं। संजय जी, मुझे लगता है कि इसका आभास उनको अब से होने लगा है, क्योंकि कुछ खास अगर इंटरव्यूज को देखें आजकल तो वो हर चैनल को इंटरव्यू दे रहे हैं, और उसमें उन्होंने कहा है कि मैं कोई स्वर्ग प्रॉमिस नहीं कर रहा हूं। और उन्होंने एक इंटरव्यू लेने वाले पत्रकार को कहा, ये आप कह रहे हैं, आप हमारे मुंह से चीजों को उगलवा रहे हैं, बल्कि मैं तो मात्र ये कह रहा हूं कि लोगों को पीने का पानी मिलना चाहिए, बिजली मिलना चाहिए, स्कूल मिलने चाहिए, और मैं वो मुहैया कराने का वादा करता हूं, कोई स्वर्ग दिलाने का वादा नहीं करता। तो मुझे लगता है इस बात का एहसास है वो उनको जो राहुल जो कैंपेन कर रहे हैं वही वो बोल रहे हैं फिर। अब वापस जब जब लगता है कि अब चुनाव जीत रहे हैं, केजरीवाल जो बात करते हैं वही एनडीओ की बात। आपने जो विनोद ने कहा कि ये बदल सकते हैं कि नहीं, क्षमता है कि नहीं, धीरज आपसे एक सवाल है। एक इमेजरी मुझे याद आ रही है अभी अचानक कि प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार घोषित होने के बाद पहले विरोध था, उसमें सुषमा जी का भी नाम था। सुषमा स्वराज का पब्लिकली चरण स्पर्श करते हुए नरेंद्र मोदी नजर आए। अब इसको मोमेंटरी बात कह के खारिज किया जाए, या वो मैसेज देने की कोशिश कर रहे हैं कि दिल्ली आके मैं विनम्र हो जाऊंगा? कोशिश तो कर रहे हैं। मुरली मनोहर जोशी जी के पास भी गए थे, तभी उनके चरण छुए थे उन्होंने कानपुर में। जैसे अभी आईएनए के जो कर्नल निजामुद्दीन है, उनके भी चरण छुए, मुसलमान हैं, वैसे तो टोपी पहनते नहीं है, लेकिन उनके चरण छुए। कोशिश कर रहे हैं वो, मैं ये नहीं मानता कि बिल्कुल कोशिश नहीं करेंगे, वो पूरे नॉलेज प्रूफ हैं, जैसे गुजरात में थे वैसे ही आके दिल्ली में बैठ जाएंगे। वो उतनी समझदारी है उनमें, थोड़ा बदलने, कितने हद तक बदल पाए ये तो देखने की बात है आगे। इसका बॉटम लाइन ये है कुमार केतकर साहब कि अगर किसी को पावर में रहना है तो पावर में रहने के लिए जो करना जरूरी होगा वो करेंगे। अपनी अकड़ में हम कुर्सी सर्वाइव, ऐसा केजरीवाल ने किया, कुर्सी सैक्रिफाइस ऐसा नहीं करेंगे। केजरीवाल ने किया, ऐसा मोरारजी देसाई ने किया, ऐसा चरण सिंह ने किया। पावर में थे वो, मोरारजी पंतप्रधान थे, चरण सिंह पंतप्रधान थे, किया उन्होंने। ऐसा नहीं होता है। लेकिन यहाँ पर मोदी जी सर्वाइवल के लिए अगर विनम्र होना है और 10 लोगों से बात करनी है तो कर लेंगे। पर्सनालिटी का, एक स्टाइल का, इशू समझने का, लोगों को साथ में जाने का एक डीएनए होता है। और वो पूरे आपका जो ब्रिंगिंग अप होता है, आरएसएस के प्रचारक होके, आरएसएस के स्वयंसेवक होके आप बहुत सारे लोगों को साथ में ले ही नहीं जा सकते। वैसे उनके रोल मॉडल जो है वो कांग्रेस की है, इंदिरा गांधी सबसे ज्यादा क्लोज। अगर किसी का मॉडल फॉलो करेंगे, जैसे कहा था इंडिया इंदिरा। आई एम श्योर कि ये डिबेट पर अभी अच्छा, इंदिरा गांधी सेक्युलर भी थी, वो सेक्युलर है। बिल्कुल, छोटा सा ब्रेक लेना पड़ेगा क्योंकि प्रोड्यूसर का आदेश है मुझे। IBN 7 पर बात हो रही है कि राहुल बनाम मोदी, CSDS के जो पोस्ट पोल सर्वे के नंबर आए हैं उसके मुताबिक लीडर के रूप में लोगों ने इनको कैसे देखा। एक सवाल आप सबों के सामने रखूंगा, जो भी जवाब देना चाहें। क्या ये केस स्टडी बनेगी कि एक व्यक्ति आउटसाइडर, अलग बैकग्राउंड से आया, सब जगह से प्रतिरोध था, उसके बावजूद घुस गया, मौका लिया उसने लीडरशिप को ग्रैब करने का, और दूसरी तरफ रूलिंग डायनेस्टी में सारा एस्टैब्लिशमेंट साथ में था, सारे मौके साथ में थे, सब कुछ था, लेकिन आपने उस नेतृत्व की अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करने के बजाय अपने हाथ से फिसल जाने दिया। संजय जी? अब फिसल जाने दिया मैं ऐसा नहीं कहूंगा, लेकिन फिसल गया। कोशिश तो उन्होंने जरूर की, लेकिन कोशिश भी जैसे होता है ना कि एक लगातार सस्टेन कोशिश नहीं। कभी ये पता नहीं चला कांग्रेस को कि हमें मोदी को अटैक करना है, या कांग्रेस ने जो भी उपलब्धियां की हैं उसका प्रचार करे, तो वो 2 कदम आगे 2 कदम पीछे जाने वाली स्थिति में मुझे लगता है उन्होंने यह गंवा दी। ये केस स्टडी होगा इस बात का कि मीडिया का इस्तेमाल कैसे हो, इफेक्टिवली एडवर्टाइजिंग कैसे हो, एक ग्राउंड यूनिट्स बनाना, जैसे बराक ओबामा ने किया कि हमारे कितने मतदाता हैं उनको बूथ में कैसे लाना। इन 3 चीज़ों पे जो भाजपा ने काम किया है ये बिल्कुल एक नई चीज़ है। जी, मैं ये कहना चाहूँगा कि इस पूरे परिवार की नियति
नेहरू गांधी परिवार की नीति इस देश से बंधी हुई है, लेकिन ये लोग ये बात नहीं समझ पाए कि देश की नीति इनसे नहीं बंधी हुई है। तो वो जो पुराना एक कॉन्सेप्ट होता था व्हाइट मैन्स बर्डन, गोरा मानकर चलता था कि जितने भी ये भारतीय हिंदुस्तानी हैं कीड़े मकोड़ों की तरह, इनको सुधारना हमारा काम है। तो इस परिवार को ये बात दिमाग से निकालनी होगी। दूसरे, कांग्रेस को अपने पांव पर खड़ा होने की आदत डालनी होगी। संजय। बिल्कुल, अब वक्त की बिल्कुल कमी है सर, इसलिए 30-30 सेकंड का कमेंट। राहुल गांधी के भविष्य के लिए लीडर ऑफ अपोजिशन बनेंगे तो लगेगा चुनौती को लेने की क्षमता बढ़ा रहे हैं, नहीं बनेंगे तो लगेगा कि फिर स्केप कर रहे हैं। केतकर साहब, आपका क्या अनुमान है? नहीं, मुझे लगता है वो लीडर ऑफ अपोजिशन बनेंगे, क्यों नहीं बनेंगे, जब उनका नाम, ये चर्चा बहुत चल रही है। लेकिन संजय, मैं बस एक चीज कहूंगा, अगर उनको राजनीति में फ्यूचर चाहिए तो प्लीज बोल दें कि मैं प्रधानमंत्री बनना चाहता हूं इस देश का। तो दावेदार बनेंगे तो लोग पसंद करेंगे, आप में हिम्मत देखना चाहते हैं। हमें लगता है कि दावेदार अगर ना भी बने तो लीडर ऑफ अपोजिशन के रोल में ही आने वाले टाइम में उनके लिए स्कोप होगा, और अच्छा खासा स्कोप होगा। और ये डिपेंड करेगा कि कैसी परसिवियरेंस है, कैसा जीवट है, कि अब जो 17 मई के बाद दिल्ली में माहौल बनेगा उसके सामने वो टिकते कैसे हैं। सभी मेहमानों का इस चर्चा में शामिल होने के लिए बहुत शुक्रिया। आगे हम चर्चा करेंगे आम आदमी पार्टी का भविष्य क्या है।